हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे जो है टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे। और ये फ्रेंड्स आपके कम्प्लीटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है रेलवे के अंतर्गत एएलपी हो या फिर आपका आरपीएफ एसआई हो या फिर 2022 में आपने देखा कि आपका ग्रुप डी कंडक्ट हुआ, तो एनसीईआरटी पर लगातार प्रहार किया है रेलवे ने। और इस बार भी देखेंगे तो एसआई और एएलपी के अंतर्गत बिल्कुल अभ्यर्थी जैसा कि फीडबैक दिए हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हुबहू देखने को मिला है। लेटेस्ट अभी आपका एसआई जो कंडक्ट हुआ है आरपीएफ के अंतर्गत, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन आपके देखे गए हैं। तो लेटेस्ट आपका आ चुका है एडिशन, जिसके अंतर्गत आपका आरआरबी के लिए टेक्नीशियन के लिए स्पेशल फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो है सभी चैप्टर से 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे करके आपको दिया गया है चैप्टर वाइज। टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करेंगे तो 2400 प्लस कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आप 40 क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी आप लेने वाले हैं टेक्नीशियन के अंतर्गत। इसको काफ़ी जल्दी हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप पूरी तरीका से समर्पित होते हैं इस बुक के प्रति, तो आप यकीनन मानिए कि आप टेक्नीशियन के अंतर्गत आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कई सारे आपको जो है चीज़ें कवर करा दिया है। और साइंस का तो मैंने कंप्लीटली आपको कोर्स ही जो है आपको कवर करा दिया है। तो आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से रिवीजन करेंगे। इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा आंसर टिक करके, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए और एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करके कम से कम मुझे फीडबैक आप सभी लोग जरूर देंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये आपके न्यू पैटर्न पर आधारित सारे आपके टॉप क्वेश्चन होंगे। तो आइए फ्रेंड्स क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि शरीर में उपचाई प्रक्रिया द्वारा बनने वाले वज या विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया विधि को डैश कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है उत्सर्जन। अगर यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे उत्सर्जन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला नाइट्रोजनीकरण वज्र पदार्थ है? वज्र पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है। आपका अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है। तो इनमें से आपका सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मनुष्यों के लिए सबसे अधिक अविश नाइट्रोजनीकरण वज्र पदार्थ है? तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपका अमोनिया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव के मूत्र में अमोनिया की मात्राएं पाई जाती है। मानव मूत्र गंधयुक्त इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें हमें अमोनिया पाई जाती है। हमारे बॉडी के अंतर्गत 2% आपके यूरिया पाए जाते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से किस वज्र पदार्थ शरीर से बाहर निकलने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वज्र पदार्थ जल में सबसे अधिक घुलनशील है? लगाइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। देखिए बायो के अंतर्गत आप सभी लोगों का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था, तो बायो में एनसीईआरटी आपको कवर करा रहा हूँ। इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। और बायो को आप सभी लोग ध्यान से कवर करिए, क्योंकि इससे गिने चुने टॉपिक है, जैसे ह्यूमन बॉडी है या प्लांट से रिलेटेड है, तो यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको लगातार आपको कवर कराया जा रहा है। तो आपको जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है आपका एज ए नोट्स आपको उसको कंप्लीटली आपको दिया जा रहा है। और जहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसको आप लोग यहाँ पर कंप्लीटली लगाइए, निश्चित रूप से आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है? तब यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, ये फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। अब देखिए काफ़ी सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कन्फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमोनिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य। जबकि क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्राणी नहीं है, तब आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्लेनेरिया। तो डी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है? अच्छा, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन करता है? सरीसृप करता है, पक्षी करता है, स्थलीय घोंघा और कीट करता है। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि 99.99 केस में ऑल ऑफ दिस वाला करेक्ट होता है। तो रेयर केस में अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आप डी को हिट करना, करेक्ट होने की 99.99% आपके चांसेस होंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? अच्छा, NH3 जो होता है इसको यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा है। फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे NH2CONH2 होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए गए कार्बनिक जो पदार्थ है ये आपका यूरिया है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पर अभी करेक्ट हो जाएगा यकृत। यकृत हमारे बॉडी का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। विटामिन ए यकृत के अंतर्गत संचित होता है। साथ ही साथ विषैले युक्त पदार्थ का सेवन करने के बाद विषैलेहीन बनाने का काम
यकृत करता है। पित्त का स्राव भी यकृत से होता है। अच्छा, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 7.7 होता है। अच्छा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपका 7.4 होता है। बॉडी का पीएच मान हमारा कितना होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका 7.0 से 7.8 होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इतना फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। तो प्रश्न था कि मनुष्यों के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो ये आपका है अग्नाशय। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद होने चाहिए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीकरण वज्र पदार्थ नहीं है? नाइट्रोजनीकरण वज्र पदार्थ नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है युवानों के संबंध में क्या औसत है? युवानों के संबंध में कौन सा औसत है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका युवानों के संबंध में कौन सा औसत है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यह पक्षियों में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, जो बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन ही आपका डी राइट होगा। मनुष्यों के उत्सर्जी तंत्र में शामिल है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग। देखिए, एक जोड़ी वृक्क मनुष्य के उत्सर्जी के लिए उत्तरदायी है, एक जोड़ी मूत्र नलिका आपका सही है, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, इसमें आपका सभी करेक्ट दिया गया है। जो मनुष्य के अंतर्गत आपका उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। देखिए, वृक्क किडनी या फिर गुर्दा हम लोग इसको बोलते हैं, ये एक प्रकार का उत्सर्जन का भाग है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, वृक्क का लगातार चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो आप यहाँ पर ये समझिए कि जो वृक्क होता है, इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, वृक्क एक जोड़ी पाए जाते हैं, और लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है ये ठीक आपका ऊपर होता है। ALP का पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का आपका, आप इसको यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है, मनुष्यों के वृक्क के संबंध में कौन सा आपका गलत दिया गया है? पहला स्टेटमेंट है, इसका भाग 120 से 170 ग्राम होता है, जो बिल्कुल आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यह सेम के बीच की आकृति जैसी होती है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यह मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, सही कहा जा रहा है। दाईं और थोड़ी ऊपर होती है, जो बिल्कुल आपका गलत है। अभी मैंने तुरंत बताया है, ये आपके बाईं और आपका ऊपर होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुर्दे का भाग है? देखिए दिया गया गुर्दे का भाग पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका बतरीनी आपका स्तंभ जो है ये आपका गुर्दा का भाग है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन, देखिए प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका गुर्दे का भाग है? तो यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका जो है बलकुट भी होगा, मध्यांश भी होगा, वर्तनी स्तंभ भी होगा, और यहाँ पर देखिए आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपका गुर्दे का भाग है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस अंग में पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है? पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई जाती है गुर्दा में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स ये आपका ALP में भी आपका पूछा गया है। तो देखिए आपका टेक्नीशियन के अंतर्गत निश्चित रूप से आने की संभावनाएं होंगी पूरी, क्योंकि सभी आपके बेसिक साइंस आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत आना है, खास बात यह है। और दोस्तों 40 क्वेश्चन जो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहाँ से आप रिजल्ट को डिसाइड करेंगे, एक ही एग्जाम के बाद आपका मेरिट लगना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि प्रत्येक वृक्क में लगभग डैश जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 10 लाख, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नेफ्रॉन का भाग नहीं है? नेफ्रॉन की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे नोड जो है नेफ्रॉन का भाग नहीं है, बाकी आपका गुच्छ है, वृक्क नलिका है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बोमेन संपुट किससे संबंधित है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? बोमेन संपुट की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे से संबंधित है, यानी आपके किडनी से, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर क्या बनाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करेंगे। नेफ्रॉन का गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर क्या बनाता है? तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका मेल्पी गिक्वाय बनाता है। तो आपका यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हेनले का लूप किसमें पाया जाता है? हेनले की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका वृक्क में पाई जाती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेनले का लूप किस में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क में, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वृक्क धमनी और वृक्क शिरा किससे संबंधित है? वृक्क धमनी और वृक्क शिरा संबंधित है गुर्दा से, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है
अभिवाही धमनिका, केशिका गुच्छ और अपवाही धमनियाँ किससे आपके संबंधित होते हैं? अभिवाही धमनिका, केशिका गुच्छ और अपवाही धमनिका किससे आपके संबंधित होता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपका लेटेस्ट आपका जहाँ से क्वेश्चन आपका लगातार आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाजी आसवन जो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। बाकी आपका निस्यंदन, पुनः अवशोषण और नलिकाकार श्रावण ये सभी है, तो आपका फल ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न दहली पदार्थ है? अच्छा, दहली पदार्थ की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उत्सर्जन प्रक्रिया के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त निस्यंदन के संबंध में कौन सा गलत दिया गया है? तो देखिए आपका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है वृक्क द्वारा प्रति मिनट औसतन कितना रक्त निस्यंदन किया जाता है? ये आपका 2022 में ग्रुप डी के अंतर्गत क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करी जाए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1.1 से 1.2 लीटर वृक्क के द्वारा प्रति मिनट औसतन रक्त का पंप किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्यों में गुच्छीय निस्यंदन दर कितनी होती है? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 180 लीटर पर डे। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य में गुच्छीय निस्यंदन दर कितनी होती है? 180 लीटर पर डे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? ये आपका रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितना औसतन मूत्र का उत्सर्जन करता है? तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर, 1 से लेकर के 1.5 लीटर, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः मनुष्यों में मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगी। अच्छा, अधिक जल पीने से मूत्र की मात्रा में वृद्धि होगा, तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ताज़ा मूत्र थोड़ा डैश प्रकृति का होता है। साथियों, कई बार पूछा जाता है मूत्र का पीएच मान क्या है, तो ये आपका 6 होते हैं, जबकि ताज़ा मूत्र जो होता है इसका पीएच मान क्या होगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, क्योंकि 7 से कम है तो निश्चित रूप से आपका अम्लीय होगा, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में यूरोक्रोम किसके टूटने से बनता है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण से होता है? डबल स्टार करिए इसको, ये क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए हैं। मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण से होता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य द्वारा छोड़े गए जो अपशिष्ट होते हैं उसका भी पीलापन किसके कारण से? तो यूरोक्रोम के कारण से। तो ये सारी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। इसमें कुछ आपको फैक्ट दिया गया है, आप इसको याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड जो आरबीसी होते हैं ये आपके लाल होते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपका Fe नामक धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में आपका Mg नामक धातु पाई जाती है, जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से आपके उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि ताजे मूत्र का गंध इनमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ डैश के कारण से होता है। ताजे मूत्र का जो गंध है इसमें किस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ के कारण से होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिनोड। आपका भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मूत्र का तेज गंध किसके कारण से होता है? सटीक आंसर लगाना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका अमोनिया। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव मूत्र का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर कराया है, पीएच मान आपके 6 होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल की लगभग मात्राएं कितनी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग आपका 96% होता है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर करिए आप सभी लोग। और इसमें आपका टोटल आपका 39 क्वेश्चन दिया गया है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंटर करेंगे। पूछा है कि निम्न में से मानव मूत्र के संबंध में कौन सा औसत दिया गया है? देखिए कहा जा रहा है कि इसमें यूरिया लगभग 2% आपका पाया जाता है, जो बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसमें जल लगभग 96% पाया जाता है, करेक्ट दिया गया है। यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, जो फ्रेंड्स आपका गलत है, क्योंकि मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है और 6 अगर हो रहा है ये आपके अम्लीय होगा। यूरोक्रोम के कारण से इसमें आपका पीला पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा,
जो आपका गलत है। क्लियर है। तो पहला चैप्टर यहाँ से आपका एंड होता है और काफ़ी जल्दी हम आपको जितने भी आपका लेटेस्ट इसमें आपका क्वेश्चन आपका ऐड किया गया है, क्योंकि आपका लेटेस्ट एडिशन है तो इसको काफ़ी जल्दी हम आपको कवर कराने वाले हैं। अन्य जगह पर आप छान मारेंगे तो इस तरह से कहीं से आपका जो है लेटेस्ट जो भी आपका एग्जाम पैटर्न है इसके बेसिस पर आपको कमी से कवर कराए जा रहे हैं। और इतना जो है रिस्क लेकर के, क्योंकि एनालिसिस अभी बंद है, फिर भी जो है उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन है लगातार आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आगे आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन को कवर करते हैं। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र अभी तक टेक्नीशियन के लिए जो स्पेशल अभी आपका जो है चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि टेक्नीशियन आपका ग्रेड 1 और ग्रेड आपका 3rd के लिए, इसमें फ्रेंड्स आपका क्या है कि टोटल आपका जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है A to Z आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। खास करके मैंने साइंस पर प्रहार किया है अच्छे तरीका से, और साथ ही साथ आपका मैथ और रीजनिंग पर भी, मैथ और रीजनिंग भी आपको सारा कुछ दिया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज। इसमें खास बात यह है कि पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z क्लास नोट्स का निचोड़ दिया जा रहा है। सिलेक्टिव क्वेश्चन A to Z मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट A to Z। साथ ही साथ पटना NIT घाट पर टेक्नीशियन का स्पेशल जो टेस्ट आपका चला था, इन सभी का साइंस का कलेक्शन एक जगह आपको मिलेगा, टेस्ट वाला क्वेश्चन कलेक्ट करके। ये सारा कुछ आपको फ्रेंड्स आपको दिया जा रहा है, जिसका फी आपको 99 आपको पेमेंट करके ऐड होना है। साथ ही साथ जितने भी आपका लेटेस्ट एडिशन अभी आपका प्रोवाइड किया गया है, ये सारा कुछ आपको रिवील कराए जा रहे हैं। इसका देखिए सारा कुछ रिवील कराना ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, इस कारण से इसका सारा कुछ आपका बैच में ही प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से देख करके भी आप चीज़ों को बिल्कुल आप अच्छे तरीका से, यानी कि जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इन सभी में आपको टिक मारा हुआ रहता है, जिससे आप प्रॉपर तरीका से रिविजन कर लेंगे। सबसे पहली बात चैप्टर वाइज नोट्स आप, इसके अलावा क्या है कि आपको स्टार मार के आपको 1 लाइनर फॉर्म में भी चीज़ें आपको दिया गया है। नोमेरिकल आपका कम से कम आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपके नोमेरिकल पूछे जाना है, 4 से 5 क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं। तो नोमेरिकल आपको क्या है सब्जेक्ट वाइज करके आपको दिया गया है, जिसमें आपको बेहतरीन सॉल्यूशन दिया गया है, इससे आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आप नोमेरिकल जितना भी आपका दिया गया है इसको कंप्लीटली आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें क्या है कि नोमेरिकल आपका ज़्यादा है नहीं, जो भी आपका है प्रीवियस और प्लस आपका सिलेक्टिव है, उसी के बेसिस पर न्यू पैटर्न को देखते हुए ये सारा कुछ आप यहाँ पर बिल्कुल आप कवर कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा कैसे आपको ज्वाइन करना है। साथ ही साथ टेस्ट वगैरह का जितना भी आपका कलेक्शन है A to Z, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लेटेस्ट एडिशन प्लस नोट्स आपको कंप्लीटली मिलेगा। जो अभी लेटेस्ट मैं आपको कवर करा रहा हूँ इसका कंप्लीटली आंसर आपको हाईलाइट करके PDF दिया जाएगा। तो 2400 प्लस आपको याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको आप 2 से 3 दिन में आप कंप्लीटली 2400 को कवर कर सकते हैं। एक बार आपको देखते हुए निकल जाना है, क्योंकि चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसी ग्रुप के अंतर्गत, इसी बैच के अंतर्गत फिर आपका NTPC और इसी के अंतर्गत आपका ग्रुप D और RPF कांस्टेबल आपका चलेगा। 1 टाइम आपको 99 पेमेंट करके ज्वाइन करना है। क्लियर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली जो है नेक्स्ट चैप्टर की ओर एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको देखिए चीज़ें आपको ध्यान में देना है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि जिसमें भोज्य पदार्थ का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो आपका देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शोषण कहा जाता है। तो B ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि शोषण की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका शोषण तंत्र होता है। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण शोषण प्रक्रिया का एक भाग है। संपूर्ण शोषण प्रक्रिया का एक भाग इनमें से आपका क्या है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य शोषण, गैसों का परिवहन, आंतरिक शोषण, इनमें से आपका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो है D ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि डैश शोषण का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका वायवीय शोषण है जो वायु की उपस्थिति में होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि डैश है, यहाँ पर देखिए कुछ और था क्या। चलिए बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका देखिए वायवीय शोषण आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश शोषण का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को हम लोग कहते हैं अवायवीय शोषण। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है, ये देखिए अभी आपका लेटेस्ट जो है RPF SI के अंतर्गत ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा गया है। चलिए मिल गया। देखिए पूछा रहा है कि उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी डैश के द्वारा शोषण करता है। एक दोस्तों यहाँ से खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए उभयचर यानी कि जितने भी अभी आपके एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़े सॉरी एम्फीबिया नहीं, उभयचर दिया गया है, अच्छा सरीसृप दिया गया और यहाँ पर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा से करता है। जबकि फ्रेंड्स अगर डायरेक्टली बात करेंगे कि जो आपके एम्फीबियन के अंतर्गत आता है, जैसे कि आपका मेढक है, ये सभी त्वचा से यानी कि सांस लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपका A करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोषण सतह का एक गुण नहीं है। बताइए तो आपका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
श्वसन सतह का गुण नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर देखिए, जो आपका सही आंसर रहेगा ये आपका हो जाएगा, इसकी सतह जो है ये आपका सूखी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। साथियों प्रश्न को एक बार आप रिपीट करिए। प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वसन सतह का एक गुण नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका इसकी सतह है ये आपका सूखी होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपका गलत है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए श्वसन जो होता है सतह से वही कर सकता है। यह देखिए पतला होना चाहिए, इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, इसकी सतह जो है ये आपके नम होनी चाहिए। तो इस प्रकार की आपके कंडीशन है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि मनुष्यों में किस प्रकार का श्वसन होता है। साथियों मनुष्य की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। फुफ्फुसीय श्वसन होता है, तो आपका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें फुफ्फुसीय और दिया गया है कि क्यूटिनियस दोनों प्रकार के श्वसन संभव है। तो ये आपका फ्रेंड्स आपका है मेढक में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में श्वसन तंत्र का एक भाग है। मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक भाग है फेफड़ा, श्वास नली, स्वर यंत्र। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मानव शरीर में कौन जोड़े नहीं पाया जाता है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा यकृत। बाकी फेफड़ा, आँख और जो है नास द्वार ये सभी आपका पेयर में होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मनुष्यों में दो नसिका वैश्म या कक्ष पाए जाते हैं जिससे डैश अलग करता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर रहेगा ये आपका नासा पट्टिका कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न में है कि मुख्य रूप से एक नसिका चैम्बर कितने भाग होते हैं। नसिका चैम्बर की अगर फ्रेंड्स आप बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मुख्य रूप से एक नसिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2 तो हमारे नाक के द्वारा हो जाता है, एक हमारे जो है मतलब बोल सकते हैं कि जीभ के ऊपर से भी आपके छिद्र पाए जाते हैं जो हमारे मुंह से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है नासिका कक्ष में कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोकोस्ट या प्राघान कक्ष। पहला ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि नासिका कक्ष के प्रोकोस्ट क्षेत्र के संबंध में कौन सा आपको गलत दिया गया है। नासिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में इनमें से कौन सा आपका गलत है। तो देखिए पहला हमारा दिया गया है कि यह हवा को छानता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें रोमयुक्त त्वचा होता है, जो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें म्यूकस दिया गया है कि मेम्ब्रेन होता है, जी बिल्कुल आपका म्यूकस होता है जो आपका चिपचिपे पाए जाते हैं। यह देखिए हवा के तापमान को बदलता है, जो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है नासिका कक्ष का कौन सा भाग एयर कंडीशनिंग की तरह काम करता है। एयर कंडीशनिंग की तरह काम करता है। तो देखिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका कहलाता है रेस्पिरेटरी चैम्बर। ध्यान रखेंगे इसे रेस्पिरेटरी चैम्बर कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों में सुगंध का पता लगाने के लिए होता है। सुगंध का पता लगाने के लिए ये आपके घ्राण क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क इसको याद रखेंगे। मनुष्य द्वारा किसी भी चीज़ों का जो पता लगाया जाता है सुगंध का, ये आपके घ्राण क्षेत्र के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि नासिका वैश्म या कक्ष की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे आपका क्या कहा जाता है बताइए। इसे कहा जाता है कांची। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नासिका कक्ष सबसे पहले डैश में खुलते हैं जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है। ठीक है, वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है जो कि आपका एक ही आपका जो है मार्ग है। इसे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं ग्रासनी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रासनी डैश के द्वारा श्वास नली में खुलता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी, क्योंकि आपका स्वर यंत्र या कंठ या ध्वनि पेटिका है या वॉयस बॉक्स है, ये सभी एक ही मार्ग में सम्मिलित रूप से खुलता है। तो आपका यहाँ पर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न करता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है। अब देखिए सारा क्वेश्चन तो मुझे याद है नहीं कि आरआरबी क्या पूछा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर कराया है। तो जो क्वेश्चन का जो है ये कन्फर्मली याद रह जाता है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो वो मैं हाईलाइट करता चलता हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन और भी आपके हैं जो ऑलरेडी आपका पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो रिपीटेड है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि स्वर तंत्र पूछा है कि स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वर
यंत्र के प्रवेश द्वार पर उपस्थित एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है सटीक आंसर आपका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि श्वसन का और हमारा जो भोजन का नली है ये दोनों आपके सेम होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? श्वास नली की हमारी लंबाई होता है टोटल आपका 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रासनी को ट्रैकिया से जोड़ता है? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रासनी को ट्रैकिया से जोड़ता है? तो इसे हम लोग कहते हैं स्वर यंत्र। ध्यान रखेंगे, स्वर यंत्र कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन राइट है क्या? अगला प्रश्न में कहा जा रहा है एंडप्स पूछा रहा है कि एडम्स एप्पल संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है गर्दन से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है? श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका श्वास नली को चिपकने से रोकता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ग्रुप डी 2022 में आपका पूछा हुआ है। पूछा रहे कि श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा श्वास नली को चिपकने से रोकता है, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की संख्या लगभग कितनी होती है? तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 से 20। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की लगभग संख्या कितनी होती है? तो 16 से 20। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं 2 डैश में विभाजित होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा पूछा है कि श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं 2 डैश में विभाजित होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये प्राथमिक श्वसनों में आपका विभाजित होता है। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़े डैश में उपस्थित होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपके वक्ष गुहा में, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि फेफड़े के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ से श्वास नली यानी कि श्वास जो है श्वासनी प्रवेश करते हैं। श्वासनी फ्रेंड्स जो प्रवेश करता है इसे कहा जाता है हाइलम, ठीक है। फेफड़े के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहाँ से श्वासनी प्रवेश करता है? तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इसे हाइलम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का सेवा यही तक, क्योंकि जितने भी इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है ये कम्प्लीटली मैंने आपको कवर करा दिया है। बाकी इसका रिवीजन PDF आपका कुछ देर के बाद जस्ट इसका अपलोड हो जाएगा। तो जो भी छात्र ऐड नहीं है इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो, जाते जाते सेशन को आप सभी लोग लाइक करके जाएंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और आप सभी क्लास को बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट कर पाएँ, क्योंकि साइंस ही आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपका इस बार मेरिट लगाएगा। तो आप सभी लोग लगातार रिवीजन करते रहे, जहाँ भी जो भी छात्र पढ़ते हैं लगातार कंप्लीटली आप साइंस पर जो है लगातार कमांडिंग रखिए, क्योंकि आपका 40 क्वेश्चन में 35 आपको स्कोर करके आना है। बाकी आप किस जोन से आप बताएंगे तो वहाँ का जो है कंप्लीटली कुछ छात्र का कमेंट था कट ऑफ को लेकर के, पर सीट कंपटीशन को लेकर के, तो अपने अपने जोन को आप सभी लोग कमेंट कर देंगे, उसको नेक्स्ट सेशन में आपको कवर कर लिया जाएगा कहाँ का क्या चीज़ें आपका है। क्योंकि जम्मू जोन में अभी देखेंगे तो आपका रिसेंटली इलेक्ट्रीशियन और फिटर का वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद भी आप देखेंगे तो वहाँ पर सीट कॉम्पिटिशन आपका अलग अलग कैटेगरी में आप देखेंगे। EWS की बात करेंगे तो पर सीट फाइट आपका मात्र आपका 33 है। ओवरऑल मैंने वहाँ पर निकाला हुआ है तो ये आपका 58 है, जो कि रेलवे का आपका डेटा है। तो रेलवे का एक डिसाइडिंग फैक्टर ये भी आपका होता है कि कहाँ पर कितने एप्लीकेंट्स आए हुए हैं और वैकेंसी वहाँ पर आपका क्या है, किस कैटेगरी में कितना पर सीट फाइट है, तो इस पर भी आपका वेरी करता है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।